अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है वाटसन एंड क्रिक मॉडल। वाटसन और क्रिक का जो डीएनए का मॉडल है उसका हमने देखना है, और उसके अलावा ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कि जो खूबियाँ हैं वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल कैसे होती हैं। ठीक है, तो वाटसन और क्रिक मॉडल पहले देखेंगे। एक ये डीएनए का मॉडल है जिसके अंदर डीएनए की अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखाई गई है कि डीएनए किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, ये आपस में कैसे जुड़कर डीएनए जो है वो फॉर्म होता है। और डीएनए जो एक ख़ास तरह का पैटर्न होता है, एक तरतीब होती है, वो तरतीब जो जीन कहलाती है, वो जीन की तरतीब जो है वो किस तरह बनती है, उस सारी चीज़ों को हम चेक करेंगे वाटसन एंड क्रिक मॉडल के अंदर। और साथ में हम देखेंगे कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक यानी वो जीन्स जो हैं वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र होती तो होती कहते हैं कैसे हैं। ठीक है, चलें फिर आपका पहला टॉपिक जो है वो वाटसन एंड क्रिक मॉडल है। तो वाटसन एंड क्रिक मॉडल में पहले लिखा है कि each DNA molecule is made of thousands of small units called nucleotides। जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो 1000 छोटे यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके बारे में लिखा है कि ये कंपोज होते हैं 3 हिस्सों पर। इन 3 हिस्सों से मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। और वो 3 हिस्से कौन से हैं? सबसे पहले राइबोज शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर होती है। ठीक है, ये जो 5 कार्बन वाली शुगर है, ये 5 कार्बन वाली शुगर की कह लें एक ऑक्सीजन जो है वो निकाल दें तो ये बन जाती है डीऑक्सीराइबोस। और वो डीऑक्सीराइबोस शुगर जो है वो मौजूद होती है इस डीएनए को बनाने के लिए। तो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, राइबोस शुगर का एक ऑक्सीजन निकाल दें तो उससे ये डीऑक्सीराइबोस शुगर बन जाती है। ठीक है, तो डी का मतलब है ना होना, ऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन। तो डी ऑक्सी एक ऑक्सीजन कम हो जिसका, वो राइबोस शुगर आपको सबसे पहले नंबर पर चाहिए। तो राइबोस शुगर जो डी ऑक्सी है। सेकंड पे फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप PO4 ग्रुप को कहते हैं। और ये जो PO4 ग्रुप है ये भी इस जो वाटसन क्रिक मॉडल में न्यूक्लियोटाइड जो है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है डीएनए का, उसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो फॉस्फेट ग्रुप। थर्ड पे जो है वो है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में तफसील से पढ़ेंगे कि नाइट्रोजनस बेस की भी टाइप्स होती हैं कौन कौन सी, उसको हम तफसील से देखते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस जो है वो फॉस्फेट ग्रुप और राइबोस शुगर या डीऑक्सीराइबोस, ये 3 जो चीज़ें हैं मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड को बनाती हैं। और इस तरीके के तकरीबन सेवरल यानी कई थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपके एक सेल के अंदर मौजूद होते हैं जो डीएनए को बनाने के लिए काम करते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स फिर आगे अगर देखा जाए तो 4 टाइप्स के हैं, जिसमें यहाँ पर लिखा है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यानी इन तीनों से मिलकर नाइट्रोजन बेस बस चेंज होती जाती है और बाकी चीज़ें सेम रहती हैं। राइबोस शुगर यानी डीऑक्सीराइबोस शुगर जो है वो भी वैसे रहती है, फॉस्फेट ग्रुप भी वैसे रहता है, बस नाइट्रोजनस बेस जो बेस है, नाइट्रोजनस बेस चेंज होती जाती है। तो एक न्यूक्लियोटाइड का नाम एडेनिन बन जाता है, तो दूसरे का थायमीन बन जाता है, तीसरे का साइटोसिन बन जाता है, तो चौथे का गुआनिन बन जाता है। तो इस तरह एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन, ये 4 जो न्यूक्लियोटाइड है, ये चारों न्यूक्लियोटाइड सिर्फ डिफर करते हैं इस नाइट्रोजन स्पेस की वजह से। ये नाइट्रोजन स्पेस 4 हैं डीएनए के अंदर, एक एडेनिन, दूसरी गुआनिन, तीसरी साइटोसिन और चौथी थायमीन। तो ये 4 जो बेसिस हैं, ये नाइट्रोजन बेसिस के लिहाज से 4 तरह के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब एक दूसरे से डिफरेंट होने के साथ ही आपके डीएनए के डिफरेंट जीन्स बनती हैं। ठीक है, कैसे बनती है उसको भी हम देख लेते हैं नेक्स्ट डायग्राम में, लेकिन पहले ये नीचे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल, वाटसन और क्रिक के मुताबिक दी डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स। डीएनए का मॉलिक्यूल जो है 2 स्ट्रैंड्स यानी 2 कह लें पट्टियों पर मुश्तमिल होता है। ये 2 उनकी जो है स्ट्रैंड्स होती हैं, धागे होते हैं, फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं। यानी न्यूक्लियोटाइड्स के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जो स्ट्रेट स्ट्रैंड्स होते हैं। और ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं ये आपस में एक दूसरे के ऊपर ऐसे बल खाए होते हैं जैसे कह लें अगर हम तस्बीह के दानों को एक दूसरे के ऊपर वाइंड करना शुरू कर दें तो वह जिस तरह बल खाना शुरू हो जाते हैं, उस तरह ये डीएनए जो है इनके दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के ऊपर यानी लिंक टू ईच अदर बाय क्रॉस बैंड लाइक अ लैडर।
यानी सीढ़ी की तरह एक लैडर बना देते हैं, और वो लैडर जो है ट्विस्ट हुआ होता है। कैसे ट्विस्ट हुआ होता है ये इसका आगे देखते हैं डायग्राम के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम नजर आ रही है, देखें जरा। ये आपके पास एक स्ट्रैंड है और ये दूसरी स्ट्रैंड है, और ये दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान ये नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद हैं। और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस के साथ ये दोनों स्ट्रैंड्स हैं, इन दोनों स्ट्रैंड्स को अगर आप देखें तो ये ऐसे लग रही है नाइट्रोजनस बेसिस जैसे लैडर हों, सीढ़ी, यानी जो आपकी स्टेयर्स हैं उनके लैडर जिस तरह होते हैं, तो उस तरह की ये आपके सामने अरेंजमेंट है। और ये एक दूसरे के ऊपर कह लें वाइंड हुई हुई है, यानी एक दूसरे के ऊपर बल खाई हुई है। ये बल खाई हुई स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, क्योंकि डबल है तो इसको डबल हेलिक्स कहते हैं, यानी दो दोहरा हेलिक्स, यानी बल खाया हुआ सीढ़ी नुमा शक्ल। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जिसमें ये सब्ज रंग शो कर रहा है एडेनिन को, और ये पर्पल रंग शो कर रहा है थायमीन को, ये रेड कलर शो कर रहा है साइटोसिन को, और ब्लू कलर शो कर रहा है ग्वानिन को। यहाँ मेन चीज जो इस डायग्राम में देखिए तो पर्पल के साथ हमेशा कौन सा कलर आ रहा है आपका, ग्रीन कलर आ रहा है। पर्पल पे कौन सी है, पर्पल पे थायमीन है, और ग्रीन पे कौन सी है, एडेनिन, यानी हमेशा एडेनिन के साथ क्या आएगी, थायमीन आएगी। और अगर आप देखें यहाँ पर रेड के साथ कौन सा कलर आ रहा है, तो रेड के साथ कौन सा आ रहा है, ब्लू आ रहा है। हमेशा रेड के साथ क्या आएगा, ब्लू। तो रेड के साथ ब्लू आएगा, तो देखें जरा रेड कौन सी है, साइटोसिन है, और ब्लू कौन सी है, ग्वानिन। तो एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ दोनों स्ट्रैंड पे जुड़ेगी, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगी, ठीक है। तो ये इस तरतीब से जो यहाँ पर अगर एडेनिन पहले आ रही है तो फिर ग्वानिन आ रही है, फिर साइटोसिन, फिर थायमीन, तो ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी उसी तरह का कहने ऑपोजिट होगा कि एडेनिन अगर होगी तो सामने थायमीन होगी, अगर साइटोसिन होगी तो सामने क्या होगी, ग्वानिन होगी। तो इस तरीके से ये जो तरतीब है, ये तरतीब पूरे के पूरे डीएनए के अंदर बिल्कुल तरतीब से होती है। और एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कि अगर हम एक क्रोमोसोम, सिर्फ एक क्रोमोसोम के न्यूक्लियोटाइड्स, यानी जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी तरतीब को एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन की शक्ल में तरतीब से लिखना शुरू कर दें, तो एक डीएनए के जो क्रोमोसोम का डीएनए जो है उसकी जो तरतीब है उसको अगर हम लिखते जाएं तो तकरीबन 500 के करीब बुक्स लिखी जा सकती हैं, जिनमें हर बुक का जो पेज की तादाद है वो 1000 होगी, और हर पेज के ऊपर तकरीबन 500 के करीब कह लें अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा मिकदार में एक क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं कि आप 500 बुक्स बना सकते हो, जिनमें हर बुक के पेजेस की तादाद 1000 है, और हर बुक के पेज के ऊपर तकरीबन 500 अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। तो इतनी ज़्यादा बड़ी मिकदार में डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी तादाद आपके न्यूक्लियस में मौजूद होती है, और उनकी एक ख़ास तरतीब है। यानी अगर एडेनिन के बाद थायमीन है और थायमीन के बाद साइटोसिन है, तो जीन में वो तरतीब उस खास जीन को बना रही है। अगर उस तरतीब को उल्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो एक नई तरह की जीन बन जाएगी, और वह जीन कोई और काम कर रही होगी। तो इसलिए जीन में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की तरतीब जो है वो जीन को बनाती है कि जीन कैसी होगी। तो ये आपने याद रखना है कि जीन डिपेंड करती है उस न्यूक्लियोटाइड की तरतीब पर जो डीएनए के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं डीएनए के जो वाटसन क्रिक मॉडल के कुछ और पॉइंट्स। तो यहाँ पर वो नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में बात किया है कि नाइट्रोजनस बेसिस भी आगे दो टाइप की हैं। जो आपके पास एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, ग्वानिन है, इनमें भी आगे दो टाइप्स हैं, जिनमें पहली टाइप कहलाती है प्यूरीन्स। प्यूरीन्स कौन सी होती हैं, जिनमें एडेनिन और ग्वानिन शामिल है। एडेनिन यानी ए, ग्वानिन यानी जी। तो एडेनिन और ग्वानिन प्यूरीन्स कहलाती हैं, जबकि साइटोसिन और थायमीन पायरिमिडीन्स कहलाती हैं। ये जो साइटोसिन और थायमीन है ये पायरिमिडीन्स, और एडेनिन और ग्वानिन क्या कहलाती है, प्यूरीन कहलाती है। ये दोनों की दोनों ग्रुप्स जो हैं, ये टाइप्स जो हैं नाइट्रोजनस बेसिस की हैं। तो इन नाइट्रोजनस स्पेसिस यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन के लिहाज से 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, जिनको हम एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और इनकी तरतीब क्या होती है, तो तरतीब के बारे में लिखा है कि एडेनिन न्यूक्लियोटाइड हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या आगे जाके आप टॉपिक पढ़ोगे 9th के अंदर के जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन किसी अगर ऐसे एटम के साथ जुड़ा हो जो उसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो, तो हाइड्रोजन के ऊपर काफी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और वो पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन
नेगेटिव चार्ज वाले या किसी भी सेंटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उस बॉन्डिंग को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये तफसील से आगे 9th में आएगा, 9th के चैप्टर नंबर 4 में आएगा, उसको हम तफसील से वहाँ पे पढ़ेंगे। सिर्फ आपने याद रखना है कि एडेनिन और गुवानिन थायमिन के दरमियान कितने होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, जबकि जो गुवानिन और साइटोसिन है इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये 3 होती हैं, लेकिन ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बस आपने याद रखना है कि एडेनिन हमेशा थायमिन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये दरमियान में ये जो लिंक है, ये लिंक एडेनिन का थायमिन के साथ होगा, साइटोसिन का गुवानिन के साथ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स इन एनिमल। इसमें ये डायग्राम जो है मैं तरतीब से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर एक फ्लोशीट डायग्राम है उसको दिखाता जाता हूँ। तो देखें जरा, सबसे पहले जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर हैं, एक तरफ है मेल, यानी आपके फर्ज कर लें फादर है, मेल हैं, जो उनके जो क्रोमोसोम की तादाद है, क्रोमोसोम की तादाद है 2n। अब ये 2n किसको कहते हैं, 2n डिनोट किया जाता है डिप्लॉयड, यानी क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में हो। तो यानी पेयर की फॉर्म से मुराद क्या है कि अगर इंसान है तो इंसान में 40 क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 जोड़ों की शक्ल में हो। तो 23 पेयर जो हैं वो मेल के पास भी हैं, 23 पेयर्स फीमेल के पास भी हैं। लेकिन जब उनके दरमियान क्या होता है, स्टेप होता है मियोसिस का, तो मियोसिस के स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो मेल होते हैं उनसे स्पर्म बनते हैं हैप्लॉइड, डिप्लॉइड से मियोसिस के जरिए 4, यानी एक अगर मेल का डिप्लॉइड सेल है तो उस सेल से मियोसिस के बाद 4 जो है स्पर्म बनेंगे। और इस तरह फीमेल में अगर एक डिप्लॉयड क्या उसका नाम है सेल है, तो उससे एक हैप्लॉइड यानी हैप्लॉइड क्या बनेगा, एग बनेगा। वो जो हैप्लॉइड एग है और ये जो हैप्लॉइड स्पर्म है, ये स्पर्म है मेल के पास, ये क्या लें एग है फीमेल के पास। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि फिशेस जो है, फिशेस में क्या होता है कि जब नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़ने वाली होती है तो फिशेस अपने एग्स जो हैं वो पानी में फेंक देती हैं। वो जब पानी में एग्स जाते हैं तो करीब ही जो मेल होता है उसके स्पर्म्स जो है रिलीज होते हैं और वो जाकर इन एग्स को साथ मिक्स हो जाते हैं, और ये एन और ये एन मिलकर नई सेल बना देता है फ्यूज करके। और इस फ्यूज करने को यानी एग के स्पर्म के साथ फ्यूज होने को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और इससे जो चीज़ बनती है उसको हम कहते हैं जाइगोट। तो हम ये क्या डेफिनेशन करेंगे फर्टिलाइजेशन की, दी फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है उसको हम कहते हैं कि एग और स्पर्म के मिलने से जो जाइगोट का बनना है उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो मेल का स्पर्म मियोसिस के बाद जो बना है, फीमेल का एग जो मियोसिस के बाद बना है, वो एग और वो स्पर्म आपस में जब फर्टिलाइज हो गए तो क्या बनेगा, जाइगोट, एक सिंगल सेल होगा जो डिप्लॉयड होगा, n+n मिलकर डिप्लॉयड 2n वाला जाइगोट बनेगा। यानी अगर 23 क्रोमोसोम थे स्पर्म में मेल से जो आ रहा था और 23 क्रोमोसोम थे एग में, तो 23 जमा 23 मिलकर जो जाइगोट बनेगा उसमें 40 यानी 23 जोड़े पेयर्स बन जाएंगे। उन 23 पेयर्स में आधे जो कह लें क्रोमोसोम होंगे वो स्पर्म से आ रहे होंगे, तो आगे आधे क्रोमोसोम कहाँ से आ रहे होंगे, एग से आ रहे होंगे। और नेक्स्ट जो जाइगोट होगा वो माइटोसिस अपनी करेगा, यानी अपने सेल को बार बार डिवाइड करके उतनी ही तादाद क्रोमोसोम की रखते हुए नया जानदार बना देगा। यानी अगर वो मछली थी तो वो मछली बन जाएगी, और अगर वो आपका जो मेल और फीमेल ह्यूमंस थे तो उनसे जो स्पर्म और एग मिलने से जाइगोट बना है, तो उससे नया ह्यूमन जो है वो पैदा हो जाएगा माइटोसिस होने के बाद। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है ये है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर्स इन एनिमल्स का, कि यहाँ मेल से जो कैरेक्टर स्पर्म के जरिए आ रहे हैं और फीमेल से जो कैरेक्टर एग के जरिए आ रहे हैं, इन कैरेक्टर्स के लिहाज से नई जो जनरेशन होगी, जो जाइगोट बनेगा, वो आगे नए ऑफस्प्रिंग यानी नई औलाद को जन्म देगा। ये जो नई औलाद है इसमें मेल यानी आपके फादर की भी और फीमेल यानी आपकी मदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल होगी, क्योंकि दोनों की तरफ से हाफ क्रोमोसोम्स जो है मिलकर ये पेयर बना रहे हैं जाइगोट के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर दिखाया हुआ है कि 2n को हम कहते हैं डिप्लॉयड, यानी क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में है, और n कहते हैं हैप्लॉयड, यानी क्रोमोसोम क्या है, सिंगुलर यानी
पेयर की फॉर्म में नहीं है, सिंगल सिंगल है, ठीक है। तो सिंगल सिंगल हो तो हैप्लॉइड और पेयर की फॉर्म में हो तो डिप्लॉइड कहलाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। ये डायग्राम भी मैंने इसीलिए समझाई है कि आपको आसानी से समझ आ जाए कि ये सारा का सारा प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इनहेरिटेबल एंड नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर। तो इनहेरिटेबल और नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर में द कैरेक्टर सच एज आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, फ्री और अटैच्ड एयर लॉब्स, यानी जो आपकी आंख का कलर है, आपकी स्किन का कलर है, आपके हेयर्स का कलर है, आपकी जो एयर लॉब्स यानी आपकी कान की लो जो है वो आज़ाद हैं या जुड़ी हुई हैं, हाइट आपकी, इंटेलिजेंस आपकी, ये सारी की सारी ट्रांसमिट होती हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर यानी औलाद के अंदर। सच कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन यानी पेरेंट से टू द अदर जनरेशन ऑफस्प्रिंग में आर कॉल्ड इनहेरिटेबल कैरेक्टर, यानी ऐसी तमाम खसूसियात जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो सकती हैं वो कहलाती हैं इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे आपका कद, आपकी आंखों का कलर, आपकी इंटेलिजेंस, आपके एयर लॉब्स अटैच हैं या फ्री हैं, या आपके हेयर का कलर या स्किन कलर, ये सारी की सारी चीज़ें इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स हैं। और ये सारे के सारे कंट्रोल किससे होते हैं? जीन से। और जीन्स किससे मिलकर बनी होती हैं? डीएनए से। और डीएनए किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड के खास सीक्वेंस से। वो न्यूक्लियोटाइड का खास सीक्वेंस जो है वो उस जीन को उस हेयर कलर के लिए बनाता है, या फिर उस जीन को फ्री या अटैच एयर लॉब के लिहाज से बनाता है, या उस आई के कलर को बनाता है, या आपकी इंटेलिजेंस को या आपकी हाइट को शो करता है। नेक्स्ट है नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर। तो मैनी कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स आर नॉट ट्रांसफर्ड टू देयर ऑफस्प्रिंग बिकॉज दीज आर नॉट डेवलप्ड बाय जीन्स, यानी कई कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं यानी खूबियाँ ऐसी हैं जो पेरेंट्स से आपके अंदर मुंतकिल नहीं होती, क्योंकि ये जीन्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और जो चीज़ जीन्स पर डिपेंड नहीं करती वो अगली नस्ल में वैसे ट्रांसफर भी नहीं होगी। जैसा कि लिखा है सच कैरेक्टर्स आर कॉल्ड नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। जैसा कि फॉर एग्जांपल इफ अ बॉडी ऑर्गन ऑफ अ पर्सन इज लॉस्ट, अगर फर्ज किया आपके पेरेंट्स में से किसी का बॉडी ऑर्गन लॉस्ट हो जाता है, यानी किसी वजह से हाथ या पाँव कट जाते हैं और माजूरी हो जाती है, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो जो बच्चा पैदा होगा वो भी उसी तरह हाथ कटा हुआ और पैर कटा हुआ होगा, ये नहीं है। ये क्योंकि ये कैरेक्टर जो है वो जीन से एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि जीन्स जो हैं वो जीन्स एक पूरे सेल के ज़रिए आगे पूरा जानदार बनाती हैं। तो वो जो जानदार होगा उसके अंदर वो हाथ और पैर जो हैं वो बिल्कुल सलामत होंगे। तो लिखा हुआ है और वीकेंड ड्यू टू डिजीज़, या फिर शुरू में थे और बाद में कोई डिजीज़ हुई उन पेरेंट्स के अंदर, उसकी वजह से वो जो हाथ और पैर थे वो कह लें ख़राब हो गए, या बॉडी ऑर्गन कोई ख़राब हो गया, तो वो जो ख़राब हुआ है वो किसी कह लें शुरू में तो थे, यानी उन पेरेंट्स के पास शुरू में थे, इट मीन्स उस बच्चे के पास भी ये जो नया ऑफस्प्रिंग पैदा होगा इसके पास भी ये हाथ और पैर या बॉडी का ऑर्गन मौजूद होगा। तो अब पेरेंट्स में वो किसी वजह से ख़त्म हो गया है, डिजीज की वजह से, किसी वजह से वो कट ऑफ हो गया, लेकिन उनके बच्चों में वो ट्रांसफर जब होगी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें वो बच्चों के अंदर ख़त्म नहीं होगा, लेकिन बच्चों के अंदर वो मौजूद होंगी चीज़ें। तो ये चीज़ जो है ये कहलाती है नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर, यानी वो कैरेक्टर जो बच्चों में मुंतकिल नहीं होते, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये याद रखनी है। बाद आगे एग्जांपल्स हैं इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स की। तो सबसे पहले आई कलर है। तो आई कलर यानी आंख का कलर क्या होता है? तो लिखा हुआ है आई कलर ऑफ, ये कलर ऑफ आईज इन एन ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ जीन्स, जीन्स के पेयर से जो है कंट्रोल किया जाता है इसको। और ये जीन के पेयर जो है इसके बारे में लिखा है दस इट इज एन इनहेरिटेबल कैरेक्टर, ये जीन से कंट्रोल हो रहा है तो ये इनहेरिटेबल कैरेक्टर है। और द जीन कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन पिगमेंट इन द आइरस ऑफ द आई, आइरस जो है वो जो आंख के सामने वाला कलर्ड हिस्सा होता है वो कहलाता है। तो आइरस जो है उसके अंदर जो ब्राउन पिगमेंट है उसकी प्रोडक्शन के लिए जीन जो है एक खास तरह की जीन जो आपके पेरेंट्स से आपको मिली है वो काम कर रही होगी। तो इसकी वजह से आपका आई का कलर क्या है? ब्राउन है। और अगर आपकी आई का कलर ब्लैक है, ब्लू है, ये कोई भी है, तो वो ब्लैक या ब्लू या क्यों है? क्योंकि आपके पेरेंट्स से आपको वो जीन्स मिली हैं और उन जीन्स ने आगे जब शो किया अपने आप को, पिगमेंट बनाया, तो उस पिगमेंट की वजह से आपकी आई का कलर बना है। पिगमेंट कहते हैं यानी कलर पैदा करने वाले जो केमिकल्स होते हैं। तो इफ द जीन वर्क, अगर जीन काम करेगी तो प्रोड्यूस करेगी मोर पिगमेंट, और पिगमेंट बनाएगी। और दी आईज आर ब्लैक
प्रोडक्शन ऑफ वेरी लेस पिगमेंट रिजल्ट इन लाइट ब्राउन आइज। यानी अगर ब्लैक पिगमेंट जो है वो कम बन रहा होगा और तो फिर कम बनने की सूरत में जो या ब्राउन पिगमेंट कम बन रहा होगा तो उसकी सूरत में लाइट ब्राउन आइज हो जाएंगी। यानी अगर फादर से या मदर से जीन्स तो आई हैं ब्राउन आई की, लेकिन वो ब्राउन आइज की जीन जो है वो मुकम्मल पिगमेंट नहीं बना रही, कंप्लीट पिगमेंट नहीं बना रही, तो क्या होगा कि जो कलर है आइज का वो क्या हो जाएगा, लाइट ब्राउन हो जाएगा, यानी हल्का ब्राउन हो जाएगा। या फिर आगे ब्लू कलर भी हो सकता है, ग्रीन भी, हेजल आई भी हो सकती है, यानी एक कह लें हेजल जो है वो तकरीबन मिट्टी सा डिफरेंट सा, यानी गंदमी का सा कलर होता है वो। अगर यहाँ पर डायग्राम हुई तो उसमें देख लेंगे आप। डिवाइव ड्यू टू दी प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन पिगमेंट इन डिफरेंट अमाउंट। जो ब्राउन पिगमेंट है उसकी अमाउंट जो है डिफरेंट अमाउंट, उसकी वजह से ये कलर्स पैदा होते हैं, यानी ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, लाइट ब्राउन, हेजल, ये सारे जो कलर्स हैं ये उस ब्राउन पिगमेंट्स की कमी या उसकी ज्यादती या उसके जो बैलेंस ऊपर नीचे होने की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब देखिए ज़रा यहाँ पर आपको आइस के कलर नज़र आ रहे हैं, तो देखिए ये कितनी टाइप के आइस के कलर हैं। ये इतने सारे आई कलर जो हैं, ये आई कलर बता रहे हैं कि इनके अंदर ये जो जीन्स है जो कंट्रोल कर रही है आई के कलर को, ये जीन जो है डिफरेंट तरह की हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की। नेक्स्ट जो है एयर लॉब्स हैं, तो एयर लॉब्स अटैच भी हो सकती हैं या डीटैच भी हो सकती हैं। तो देखें ज़रा, इन सम पीपल द एयर लॉब्स आर अटैच, कुछ पेपर में अटैच होती हैं विद द साइड ऑफ द फेस, फेस के साइड पे, वाइल अदर हैव फ्री एयर लॉब, लेकिन कुछ में वो आज़ाद होती हैं। दिस कैरेक्टर इज आल्सो कंट्रोल बाय जीन, ये भी कैरेक्टर जीन से कंट्रोल होता है। और व्हेन दी सेड जीन वर्क, जब वो काम, वो जीन जो है काम करती है, तो दी एयर लोब्स हैंग फ्रीली, वो जो एयर लोब्स हैं वो कह लें फ्री हो जाते हैं, यानी वो डिटैच हो जाते हैं। लेकिन जब वो काम नहीं करती तो वो जो एयर लोब्स हैं वो अटैच ही रहते हैं। तो जब काम करेगी तो फ्री हो जाएंगे, यानी डिटैच हो जाएंगे एयर लोब। और अगर काम नहीं करेगी जीन तो फिर क्या हो जाएंगे, वो साथ जुड़ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि ये अटैच्ड एयर लोब है, ये फ्री एयर लोब है। फ्री एयर लोब में वो जीन काम कर रही थी, जो जीन एयर लोब के अटैचमेंट के लिए थी या अटैच होने से रोकने के लिए, तो वो जीन जब काम करेगी तो ये फ्री होगी, लेकिन अगर काम नहीं करेगी तो ये क्या होगी, अटैच्ड होगी। ठीक है, तो ये अटैच्ड और फ्री एयर लोब्स जो हैं ये एग्जांपल हैं इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स के जो जीन के ज़रिए कंट्रोल होते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका आज का टॉपिक जो है वो एंड होता है। आपने क्या करना है कि अच्छे तरीके से जो आपके वाटसन क्रिक मॉडल है उसको अच्छी तरह करना है, उसकी डायग्राम बना के देखनी है, और उसके बाद इनहेरिटिव जो करेक्टर्स हैं यानी कैसे ट्रांसमिट होते हैं करेक्टरिस्टिक्स, उसको अच्छी तरह पढ़ना है। उसको समझना है कि हैप्लॉइड क्या होता है जिसमें क्रोमोसोम की तादाद आधी होती है, और डिप्लॉइड क्या होता है जिसमें क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होते हैं। और फिर आगे आपने कैसे माइटोसिस होती है, कैसे मियोसिस होती है, मियोसिस से स्पर्म और एग बनते हैं, माइटोसिस से जो है वो आगे क्या प्रोडक्शन होती है, कैसे जाइगोट से आगे पूरा का पूरा जानदार बनता है। ये सारी चीज़ें जो है आपने तरतीब से देखनी है, अच्छी तरह उसको पढ़ना है, उसको समझना है, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस अगर कोई आपके दिमाग में आते हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।